हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है। ये कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है और ये जो साइंस का पेपर है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके समक्ष त्रिपान स्टडी सेंटर 3 जो है पेपरों को रिप्रेजेंट करेगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपको पता है कि सीबीएसई में भी 3 पेपर जो होते हैं वो रिलीज़ की जाती हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं, यानी सेट ए बी सी, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए अगर आप ये अच्छे से कर लेते हो तो ये आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा और विश्वास है कि आपका जो है एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। जो बच्चे से अच्छे से कर लेते हैं उनके लिए फ़ायदा रहेगा, जो नहीं करेंगे उनके लिए नुकसान रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है त्रिपान स्टडी सेंटर ने आपके लिए लाया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं हमारा यहाँ क्या क्वेश्चन पेपर आया है। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण सैम्पल पेपर है कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए, और यहाँ पर त्रिपान सेंटर विश्वास दिलाता है कि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत रहेंगे। यहाँ पर ये आपको आंसर के साथ दिखाए जाएंगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चलो देखते हैं यहाँ पर ए सेक्शन में क्या क्वेश्चन आया है। जैसे आपको यहाँ पर मिल गया है सिलेक्शन राइट ऑन द मोस्ट अप्रिशिएट ऑप्शन आउट ऑफ द 4 ऑप्शन गिवन टू ईच ऑफ द क्वेश्चन 1 to 20, यानी 20 क्वेश्चन होंगे जो एमसीक्यू रिगार्डिंग होंगे। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम बताना है। तो ये रिएक्शन जो है 2 तरह के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखा जाए तो रिएक्शन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी दिखा रही है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर भी आपको नज़र आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे समक्ष, दूसरा क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर आ गया है। देखिए टू द प्रोटेक्ट अ टूथ डिक्लाइंस वी आर एडवाइज टू बी अ ब्रश ओवर टीथ रेगुलरली देयर नेचर ऑफ द टूथपेस्ट इज कॉमनली यूज इज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम बेसिक यूज़ करते हैं। आंसर में जो है सी ऑप्शन बताई गई है। विच ऑप्शन गिव टू द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी फ्रॉम इट्स ओरी ऑफ सिनोबार। अब मरकरी सिनोबार की कैसे ओरी होगी, तो ये ऑप्शन सी बता रहा है हीटिंग और सिनोबार टू कन्वर्ट इनटू द मरकरीज ऑक्साइड एंड देन टू हीटिंग इट्स अगेन, यानी सी ऑप्शन है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आप देख सकते हो क्या है कि इथेनॉल रिएक्शन विद द सोडियम एंड परफॉर्म द टू प्रोडक्ट। जब इथेनॉल को रिएक्ट करिएगा सोडियम के साथ तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर सोडियम एथोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन पाँचवा है, देखिए क्या है। तो पाँचवा क्वेश्चन जो है यहाँ पर 3 beakers level as a A, B and C each are containing 25 ml of water where take a small amount of NaOH and anhydrous is a CuSO4 and the NaCl where is added to be a beaker A, B and the C. Respectively, it was observed that there was on the increasing of temperature of the solution containing the beakers A and B, whereas the case of beaker C and temperature of the solution fall, which on the following statement are the correct। तो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दे दी गई है, ABC लेवल के केमिकल दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इसमें जो है सही स्टेटमेंट क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ पर आंसर भी देख रहे होंगे, पहला स्टेटमेंट इन अ बीकर ए एंड बी इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस एज अ अकर, यानी ए बी जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वही देखा जाए तो चौथा भी जो है सही है, क्योंकि इन बीकर सी इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस इज अ अकर। तो आप यहाँ पर सी ऑप्शन के साथ जा सकते थे। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर आ गया है। क्वेश्चन है चूज द फंक्शन ऑफ द पैनकेटिक जूस फ्रॉम द फ्लोइंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका आंसर भी आपको दिख रहा होगा। तो आपको फंक्शन चुनना है यहाँ पर पैनक्रियाटिक जूस का। तो कहते हैं टैप्सिन डाइजेस्टेड ऑफ प्रोटीन एंड लिपेज एमुलिसिफाइड ऑफ फैट। तो आंसर भी आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारे समक्ष,
देखिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द ब्रेन। ब्रेन के लिए इन सारे स्टेटमेंट में से कौन सा ट्रू है। तो यहाँ पर आंसर में दूसरा और तीसरा को रिप्रेजेंट की गई है, यानी सेंटर ऑफ द हेयरिंग, स्मेल, मेमोरी, साइन एक्सेट्रा आर लोकलाइड इन अ फॉर ब्रेन, ये आंसर सही है। और तीसरा जो है, इन्वॉल्मेंट्रीज एक्शन लाइक अ सेलिब्रेशन, मोमेंटीज, ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड बाय द मेडुला इन द हिंड ब्रेन। तो ये आप ध्यान में रख सकते हो कि दो काम जो है ब्रेन का है, और ये क्वेश्चन आंसर में भी काम आ सकता है, क्योंकि जो बच्चे एमसीक्यू करते हैं उनको सारे कामों में आ जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है, द इन द गिवन फिगर द पार्ट ए बी सी आर सिक्वेंटली। देखिए ये जो है आपके चैप्टर में भी ये डायग्राम है, और हमेशा मैं कहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और ऐसे आ सकते हैं। तो आपको जो यहाँ पर सीट दिखाई गई है उसमें आपको ए बी सी मार्क भी की गई है, और आपको नाम बताना है कि इसमें जो है ए क्या है, बी क्या है, सी है क्या है। तो आंसर आप देख सकते हो कि सी है, प्लेमिस ए और कटडर्म्स एंड रेडिकल्स, यानी सी ऑप्शन सही यहाँ दर्शाया गया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे 9वां क्वेश्चन भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। देखिए 9वां क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, द टू पिंक कलर फ्लावर्स आर क्रॉसिंग रिजल्ट इन द वन रेड एंड टू पिंक एंड वन वाइट फ्लावर, प्रोजेनी ऑफ द नेचर ऑफ द क्रॉस विल बी। किसमें कौन सी प्रोजेनी जो है रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहा है। तो आंसर भी जैसे कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत बताई गई है। तो आप यहाँ पर जो है बी ऑप्शन पे जा सकते हो कि ये सेल्फ पोलिनेशन है, ये सेल्फ पोलिनेशन के कारण ही ऐसा हुआ है। तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंट हुई है तो इसका कोई टेंशन नहीं है। आगे क्वेश्चन है हमारे समक्ष, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन के लिए कौन सी बातें जो है यहाँ पर सही है। तो ये क्वेश्चन आंसर के अंतर्गत भी आ सकता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर इसके अंतर्गत जो है आंसर भी आ गया है। अब आंसर जो है यहाँ पर डी आपको दिखाई जा रही है, जिसमें दूसरा और चौथा ऑप्शन को जो है राइट बताई गई है। दूसरा यही बात को दर्शा रहा था कि इन द एवियोज एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस एज ऑक्सीजन फ्रॉम द एवियोलर्स ऑफ डिफ्यूज इनटू द ब्लड एंड द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड इनटू एल्वोर दैट्स एयर। तो इसका मतलब ये काफ़ी आंसर इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये हमें रिस्पिरेशन के अंतर्गत बताई गई थी। चौथी बात बताती है, एल्वियोलिस इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस। तो ये दोनों बात यहाँ पर करेक्ट दर्शाई गई है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन इसके अंतर्गत क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपके समक्ष आ गया है। अ लाइट रे एंटर फ्रॉम टू मीडियम ए टू बी मीडियम बी एज शो द गिवन फिगर, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू द ए विल बी। तो इसमें बताया गया है, एक आपको यहाँ पर ग्राफ शो कर दिया गया है, और यहाँ मीडियम जो देखिए ए दिया गया है और बी दिया गया है। तो इसमें आपसे पूछ लिया है क्वेश्चन, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू द ए विल बी। तो इसमें देखा जाए तो ग्रेटर दैन यूनिट है, क्योंकि ए जो है देखिए ये माइनस में जगह हुआ है और बी जो है प्लस को दर्शा रहा है। तो इसका मतलब जो है ग्रेटर दैन यूनिटी, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है कि ये ग्रेटर दैन में गया है, यानी ऊपर इंक्रीजिंग हो रहा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। देखिए, अ स्टूडेंट सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच कैन रीड द लेटर रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड बट इज नॉट एबल टू रीड द लेटर रिटन इन द टेक्स्ट बुक, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक बच्चे को जो है देखने में प्रॉब्लम आ रही है ब्लैक बोर्ड को, अक्षरों को, तो उसमें कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको पता होना चाहिए, द नियर पॉइंट ऑफ आइज हैज़ बी रिड्यूस्ड अवे, यानी इसका जो हुआ है यहाँ पर क्या, निकट दृष्टि दोष हो गया है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष जो है दूर रखी वस्तु में नज़र नहीं आती है, निकट रखी नज़र आती है लेकिन दूर नहीं। ब्लैक बोर्ड दूर है इसलिए इसको दिखाई नहीं दे रहा है। द नियर पॉइंट ऑफ आइज हैज़ बीन रिड्यूस अवे। ओके, कहते हैं यू आर गिवन टू द वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन एंड केरोसिन इन विच ऑफ दिस मीडिया इज अ रे ऑफ द लाइट इंसिडेंट oblique एट द सेम एंगल वुड बी योर बेंट टू बी मोस्ट। तो जनरल सी बात है, इसका आंसर जो है ग्लिसरीन है, क्योंकि ग्लिसरीन में ही ऐसा प्रोसेसिंग देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण एमसीक्यू। चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। स्टूडेंट कैरी आउट ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड plot the VI graph of this is a sample of
nichromes wire with the resistance R1, R2, R3 respectively as the show the figure. which of flowing the true. आपसे पूछ लिया गया है कि जो डायग्राम दी गई है उसमें से क्या जो है ट्रू है। चलिए देखते हैं डायग्राम क्या है। देखिए डायग्राम आपके समक्ष आ गया है, ये डायग्राम दी गई है, ठीक है। R1, R2, R3 है। तो इसमें किस बात को दर्शा रहा है, जनरल सी बात देखिएगा तो किस बात को ये दर्शा रहा है। एक तरफ आप वोल्टेज देख रहे हो, एक तरफ एम्पेयर देख रहे हो, तो ये ग्राफ किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि ये जो है सबसे नीचे जो तीसरा नंबर पे है वो बड़ा है दूसरे से और दूसरा बड़ा है पहले से। इसका मतलब ये एक क्रम को दर्शा रहा है। तो ये क्रम में जो है सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही दर्शा रहा है, सी ऑप्शन इसका जो है सही है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर आ गया है, द कन्वर्ट ऑन AC जनरेटर इनटू DC जनरेटर। AC जनरेटर को DC जनरेटर में कन्वर्ट करते हैं। तो देखा जाए तो इसमें एक ही बात होता है, स्प्लिट रिंग टाइप्स ऑफ कम्यूटेटर मस्ट बी यूज्ड टू बी कन्वर्ट AC जनरेटर इनटू DC जनरेटर। हमें देखिए हम क्या करते हैं, AC जनरेटर को DC में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए कौन सी चीज़ जो है यहाँ प्रक्रिया कार्य करता है, तो स्प्लिट रिंग टाइप्स कम्यूटेटर मस्ट बी यूज्ड होता है। दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है जो 16 है, द रेसिस्टिव्स डज नॉट बी चेंज इफ। तो इसका आंसर भी आप देख सकते हो, द शेप ऑफ द रेजिस्टर टू द चेंज्ड। तो ये आंसर देखिए साथ में होने से ये रहता है कि आप बार बार पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाता है। अब यहाँ देखा जाए तो नंबर 17 से लेकर 20 रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे। यहाँ रीजनिंग जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और आज एग्जामिनर के लिए रीजनिंग काफ़ी महत्व रखता है। और यहाँ रीजनिंग के अंतर्गत कुछ स्टेटमेंट आपको दी गई है। दिस कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट, एक्सेलरेशन एंड रीजनिंग। एक होगा एक्सेलरेशन के लिए ए यूज़ होगा, रीजनिंग के लिए आर होगा। आंसर द क्वेश्चन सिलेक्शन ऑफ सेट ऑप्शन गिवन बिलो। और यहाँ पर कुछ आपको ऑप्शन दी जाएगी, चलिए देखते हैं वो कौन सा ऑप्शन दी जाएगी। यहाँ पर सभी के लिए 4 ऑप्शन होंगे आपके। बोथ ए एंड आर द ट्रू एंड द आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी कहेगा बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट बी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी कहेगा ए इज़ अ ट्रू बट आर इज़ अ फॉल्स। और डी कहेगा ए इज़ अ फॉल्स बट आर इज़ अ ट्रू। तो इसी बेस पे आपको आंसर को जो है चुनना है कि ए होगा कि बी होगा कि सी। एग्जामिनर हर क्वेश्चन के नीचे आपको ये 4 ऑप्शन नहीं देगा, क्योंकि ये पहले ही आपको 4 ऑप्शन बता दिया है कि आप अक्सर रीजनिंग में जो है 17 से 20 वाले क्वेश्चन में आपने इसी प्रकार से जो चुनना है। जैसे देखिए क्वेश्चन यहाँ पर 17वां जो है एक्सेलरेशन पूछी गई है, फ्लोइंग इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन आयरन। जैसे देखिए 3Fe प्लस आयरन में H2O, तो Fe3O4 प्लस H2O। तो इसमें क्वेश्चन पूछ लिया, एक्सेलरेशन ये है, रीजनिंग रीजन्स ये है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑल इट गुड ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब देखिए क्या ये बात दोनों सही है, तो आपको या तो ए ऑप्शन चुनना है, बी सी डी, लेकिन ये दोनों एक्सेलरेशंस एंड रीजनिंग के अंतर्गत आपको चुनना है। तो यहाँ पर देखिए बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी आर जो बताई गई है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मार्क्स होल्ड गुड फॉर अ केमिकल इक्वेशन, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ए जो एक्सप्लेनेशन दी गई है उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, इसलिए हम बी ऑप्शन के साथ यहाँ पर जाएंगे। अगर सही एक्सप्लेनेशन कर रहा होता तो हम ए ऑप्शन के साथ जाते। तो यही क्वेश्चन की विशेषता होती है। अब 18वां क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डज नॉट बी हैव अ न्यूमरस फिगर लाइक अ प्रोजेक्शन इज कॉल्ड बिलाई। और रीजन क्या कहता था, विल इज इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन। अब देखिए इसका आंसर भी काफ़ी, तो इसका आंसर देखिए क्या बोला गया है, डी बताया गया है। ए फॉल्स है बट आर इज ट्रू। जो यहाँ पर बात बताई जा रही थी, द इनर लाइनिंग ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन डज नॉट बी हैव अ न्यूमरस फिगर लाइक अ प्रोजेक्शन कॉल्ड विल्ली। देखिए विल्ली को हम नहीं कहते हैं ऐसा, इसलिए ए स्टेटमेंट गलत है। लेकिन देखिए द विल्ली इज इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन, ये बात सही है, ट्रू है। तो ये हम डी ऑप्शन के साथ गए हैं, क्योंकि एक गलत है और आर सही है, इसलिए हमने डी ऑप्शन को चुना है। देखिए 19वां क्वेश्चन कहता है, द स्काई अपेयर ऑफ ब्लू ड्यूरिंग टू डे टाइम एंड पर्सन ऑन द अर्थ। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा भी होगा। द स्काई अपेयर टू द ब्लू ड्यूरिंग टू डे टाइम टू बी अ पर्सन ऑन द अर्थ। रीजन्स क्या बता रहा है कि ब्लू कलर
पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द मोर क्वांटिटी देन एनी अदर पार्टिकल। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये बात सही है, लेकिन बी जो है आर जो है फॉल्स है, क्योंकि द स्काई अपीयर ऑफ ब्लू ड्यूरिंग टू डे, ब्लू ही नज़र आता है, और पर्सन इज द अर्थ, जो पर्सन धरती पर रहते हैं उनको ब्लू नज़र आता है। बात सही है, लेकिन ब्लू कलर पार्टिकल आर प्रेजेंट इन द मोर क्वांटिटी देन एनी अदर पार्टिकल, नहीं ये बात गलत है। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट की गई है। अब अगला देखिए 20वां जो यहाँ पर रीजनिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरेक्ट, ठीक है, और रीजनिंग में कह रहा है एट द पार्टिकुलर पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड हैज़ ओनली वन डायरेक्शन। तो यहाँ पर देखा जाए तो दोनों बात सही है, ठीक है, दोनों बात सही है, और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ई, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज नेवर टू इंटरसेक्ट करता है एट द पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हैज़ ओनली ऑन डायरेक्शन, यानी ये भी ट्रू है। तो ए का एक्सप्लेनेशन जो है आर सही कर रहा है, तो इसलिए हम ए ऑप्शन के साथ गए हैं। अब देखा जाए तो यहाँ 4 ऑप्शन थे, चारों क्वेश्चन भी थे, तो एग्जामिनर ने हर एक ऑप्शन के रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन दिया है। तो ऐसा ही वहाँ पर एग्जामिनर का सोच होता है कि अगर हम 4 ऑप्शन दिए हैं और 4 ही क्वेश्चन हमारे यहाँ पर होते हैं, और चारों क्वेश्चन के अंतर्गत जो है एक एक स्टेटमेंट दी गई है। तो ये तो आपको सोचना होगा, विचार करना होगा कि आखिर हम कैसे चले जो हमारे लिए सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है इसके बी पार्ट में। अब यहाँ पर आपको जो है 21 से लेकर 26 तक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। क्वेश्चन देखिए, व्हेन अ हाइड्रोजन गैस इज अ पास ओवर हीटेड कॉपर टू ऑक्साइड एंड कॉपर एंड स्टीम टू द फॉर्मेट टू राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एंड स्टेट। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपसे पूछ ली गई है। द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस रिड्यूस द रिएक्शन। रिएक्शन देखिए कॉपर ऑक्साइड एंड H2O, रिएक्शन ऑक्सीडेशन दोनों चीज़ दर्शाई गई है। तो आप इसका आंसर जो है देना सही समझोगे। अब यहाँ पर आंसर के रूप में दिखाया गया है सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग टू द हाइड्रोजन का यहाँ ऑक्सीडाइजिंग हो रही है, और रिड्यूसिंग किसकी हो रही है, कॉपर ऑक्साइड का, यानी कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पर जो है रिड्यूसिंग हो रहा है, और ऑक्सीडाइजिंग किसका हो रहा है, हाइड्रोजन गैस का। तो ऐसे ही आपको आंसर दिए जाएंगे। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे दी गई है, 2 क्वेश्चन आपसे पूछ ली गई है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के अंतर्गत, और आपको जो है इसका आंसर बहुत, देखिए साइंस जो होता है ना, अधिक लंबा चौड़ा आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आपको एग्जैक्ट आंसर लिखने की जरूरत पड़ती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपको दिख रहा है, गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल विच इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर कैन बी इजिली कट विद द नाइफ। देखिए जिन बच्चों को क्वेश्चन का पता होगा आंसर, वो डायरेक्ट आंसर देंगे कि रूम टेम्परेचर पर कौन मेटल जो है लिक्विड फॉर्म में होती है और किसको जो है चाकू से काटी जा सकती है। तीसरा क्वेश्चन कहता है इट इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। चौथा कहता है इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अब देखिए ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, होते 2 मार्क्स के हैं, लेकिन क्वेश्चन इसमें 4 पूछ लिए जाते हैं, यानी आधा आधा मार्क्स का। अब जिसको पता है किसी इक्वल एट रूम टेम्परेचर पे मरकरी जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है रूम टेम्परेचर पे, तो ये ऑप्शन सही है, यहाँ पर जाएगा। दूसरा है कैन बी इजिली कट इन द नाइफ, तो सोडियम को हम काट सकते हैं नाइफ से, तो सोडियम आंसर आ जाएगा। द मेटल दैट इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, तो सिल्वर अच्छा करता है हीट, गुड कंडक्टर है। ऐसे गोल्ड है, लेकिन गोल्ड को हम कभी लेते नहीं हैं, सिल्वर ही सबसे बेस्ट है, सिल्वर जो है गुड कंडक्टर है। मेटल दैट अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, मरकरी और लीड जो है पुअर कंडक्टर है। तभी कहता हूँ दोस्तों, समझोगे तो सारी बातें समझ में आएगी, और ये पेपर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, village the juice does not be have any digestive enzyme but still play a significant role in the process of digestion, justify the statement। देखिए जो यहाँ पर जो विलायत जूस होती है डज नॉट बी हैव एनी डाइजेस्टिव एंजाइम, ये कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, बट स्टिल प्ले अ सिग्निफिकेंस रोल, लेकिन बहुत ही इसका इंपॉर्टेंट रोल है। आखिर क्यों इसका इंपॉर्टेंट रोल है, तो देखा जाए तो वाइल जूस इज अ मेक टू द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक अल्कलाइन फॉर द एक्शन ऑफ pancreas enzyme will is a salt break the large globes of the fat is a instant into the small globes increasing the efficiency of enzyme action। देखिए बिली जूस डज नॉट भी अच्छा एक डाइजेशन एंजाइम नहीं है, लेकिन फिर भी इसका काम जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वाइल सॉल्ट को ब्रेक करता है। लार्ज ग्लोब्स इज अ फैट इंटेस्टाइन इज स्मॉलर ग्लोब्स में इंक्रीज करता है, तो ये फैट के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है और सॉल्ट को भी ब्रेक डाउन करता है। दिस इज अ सिमिलरली द amplifying action of the soap in a dirty,
तो जनरल सी बात है, हमारा शॉप जो है डर्टी भी दूर करता है। तो विलेज जो उसका काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये अगला क्वेश्चन भी आपके समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर एंड लेवल ऑन इट। इसमें आपको स्टिग्मा, ओवरी, एंथर, फिलामेंट दर्शाया गया है। आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखने हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन है, आपको फ्लावर बना के जो है इसके सारे पार्ट को ड्रॉ करना है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे आपको डायग्राम बनाने के लिए दे दिया जाए या फ्लावर आपको एग्जाम में बने हुए आए और आपसे नाम पूछ लिया जाए। तो ये दोनों कंडीशन पे एग्जामिनर का काफ़ी फेवरेट रहता है। और मैंने ये सैम्पल पेपर इसलिए उठाए हैं क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन जो है एग्जामिनर का फेवरेट है, इसलिए मैंने इसको आप तक पहुंचाना जो है लाजमी समझा है, ठीक है। और इसको आपको जो है करना, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इससे अच्छे से करते हो कि नहीं। क्वेश्चन तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए कि आपको ड्रॉ करना है एक डायग्राम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर का, और स्टिग्मा, ओवरी, एंथर और फिलामेंट जो है दर्शाना, जैसे दर्शाया गया है यहाँ पर। और इसके साथ एक और ऑप्शन है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में ये आपसे पूछ लिया गया है कि दो एग्जाम्पल देना है सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज़ का, यानी STD का, कॉजिंग बाय द वायरस बैक्टीरिया। वायरस बैक्टीरिया से होने वाले सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज़ के बारे में बताना है। और एक्सप्लेन हाउ टू ट्रांसमिशन फॉर सच अ डिसीज़ कैन बी प्रिवेंटेड, हम इससे कैसे बच सकते हैं, ठीक है, ट्रांसमिशन से। सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज आर दोज डिसीज दैट कैन बी ट्रांसमिट फ्रॉम टू इन्फेक्टेड पर्सन हेल्दी पर्सन बाय द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, यानी अलैंगिक संबंधों के कारण जो एक दूसरे से फैलते हैं। अगर हम किसी से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में जाते हैं तो ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है और उनके हेल्थ को बहुत काफ़ी असर देता है। इट कैन बी कॉजिंग टू वायरस एंड बैक्टीरिया सच एस, और ये दो तरह से होते हैं, बैक्टीरियल भी हो सकते हैं और वायरल भी हो सकते हैं। वायरस में देखिए कौन सा है, वाटर्स एंड एड्स। एड्स जो है एक्वायर इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसे HIV भी कहते हैं, और ये बहुत घातक बीमारी है। और ये जो होता है यौन संबंध स्थापित करने से होता है, ठीक है। और बहुत से और भी कारण हो सकते हैं, जैसे नाई के पास जाते हो, दाढ़ी बनवाते हो, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ने इन्फेक्टेड था और उसने दाढ़ी बनाया और वही ब्लेड आपको भी यूज़ कर दिया तो आपको भी हो सकता है। इवन देखिए आजकल इंजेक्शन लेने की बड़ी प्रावधान है, लोग ड्रग्स लेते हैं। तो मान लीजिए एक बंदे को एड्स हो रखा है और आपने भी उसका इंजेक्शन आपने भी यूज़ कर लिया, तो आपको होने में कोई देरी नहीं होगी, क्योंकि ये ब्लड कॉन्टैक्ट के कारण ही होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। बैक्टीरिया देखिए जाए तो गोनेरिया एंड सिफिलिसिस। देखिए गोनेरिया और सिफिलिसिस जो है औरतों में बहुत अधिक होती है और ये सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज़ है, ठीक है। पुरुषों से स्त्रियों में जाती है और बीमारी से स्त्रियाँ भी बहुत काफ़ी परेशान होती है। सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय शेयरिंग ऑफ नीडल्स सिरिंज एक्सेट्रा मस्ट बी प्रोहिबिटेड, यानी वही बात है कि नीडल और सिरिंज को हमें नहीं शेयरिंग करना चाहिए। अवॉइड टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन एंड ब्लड शुड बी टेस्टेड बिफोर अ ट्रांसफ्यूजन, हमें ब्लड को पहले चेक करना चाहिए तब जाके जो है हमें किसी को चढ़ाना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और फेवरेट रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मीन बाय द लीस्ट काउंट इन एम मीटर ऑफ 20 डिवीजन बिटवीन टू द 0 मार्क एंड 0.5 मार्क, फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ एम मीटर। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं। तो क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे। इसमें देखिए द लीस्ट काउंट ऑफ कैन बी अ मेजरिंग एक्यूरेटली कैन बाय द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड अ काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जैसे लीस्ट काउंट इज 0.5 अपॉन 20, तो इसका मतलब 0.025 एम्पियर आ जाएगा इसका। तो इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए देखते हैं इसका और पार्ट में और क्या है। देखिए यहाँ पर और पार्ट आ गया है, और पार्ट में हमसे दो क्वेश्चन पूछ ली गई है। वन, व्हाट इज द फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड, एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द एल्युमिनियम केबल ऑफ लेंथ 10 किलोमीटर एंड डायमीटर इज 2.0 mm if the resistivity of aluminum is 2.7 into 10 माइनस जो है यहाँ पावर दिखाया गया है 5 ओम मीटर। तो पहले के तो आंसर यही होगा, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड ऑन द फ्लोइंग एक्शन। ये आपको बुक में भी ये आंसर है, ठीक है। लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक। कंडक्टर देखिए डिस्टेंस की जो फैक्टर मेन इंपॉर्टेंट बात है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर पे, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आपको दिमाग में हमेशा होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आया है। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि ये
पेपर व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण आपके समक्ष जो है मैंने क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंट की है। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो तो आपको 100% जो है क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और इसको ना किया तो शायद आपको पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इसको बहुत ही आसान है, कर लेना चाहिए। बी में देखिए हमें एल 10 किलोमीटर दिया है, तो 10 किलोमीटर का अगर आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो इसका जो है 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 10,000 मीटर आ जाएगा। डी जो है हमें 2 mm दिया हुआ है, तो रेडियस कितना होगा 2 का 1 हो जाएगा डिवाइड होके, तो 1 mm आ गया एंड 10 - पावर मीटर। तो इसको जो है वो हमें दिया हुआ है 2.7 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक है, वहाँ पर जो 2 पॉइंट यहाँ पर 5 मैंने बोला था वहीं 8 दिया गया था। ठीक है, तो हम R = रहो अपॉन 1/A हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसका आंसर जो है 0.859 × 10⁻2 ओम आ जाएगा। तो इसको अगर 10 से अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 86 ओम अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, समझने वाली है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है व्हाई इज़ द नेसेसिटी टू कंजर्व आवर इन्वायरमेंट। देखिए हमें इन्वायरमेंट के प्रति क्यों जागरूक रहना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। द इन्वायरमेंट प्रोवाइड विद द फ्रेश एयर, ब्रीथ, रॉ मटेरियल एंड यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज द मेडिसन, बोर्ड एक्सेट्रा। जनरल क्वेश्चन है क्योंकि हमें पेड़ पौधे सारी चीज़ें देती है, ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन देती है, रॉ मटेरियल देता है, ठीक है, मेडिसन, लकड़ियाँ सारे तो हमें पेड़ पौधों से ही मिलती है। तो इन्वायरमेंट कितनी महत्वपूर्ण हो सकता है। फूड एंड द इंडस्ट्री पर्पस, इन फूड के साथ हमें इंडस्ट्री पर्पस के लिए भी जो है इन्वायरमेंट इतनी महत्वपूर्ण है। इट प्रोटेक्ट एज फॉर द हार्मफुल यूवी रेडिएशन, और जो यूवी रेडिएशन हमारे धरती पर आती है उससे भी इन्वायरमेंट हमें प्रोटेक्शन करती है। इट इज़ नेसेसरी टू कंजर्व आवर इन्वायरमेंट बिकॉज ऑन द इंक्रीजिंग ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन विद देयर इन्वायरमेंट हैज़ अ प्रोवाइड टू डिटरमेंटल ऑफ प्लांट एंड एनिमल। देखिए जीव और जंतुओं और इंसानों के लिए इन्वायरमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको तो पता ही है कि हम वो इंसान हैं जो गलती करने के एक पुतला बन गए हैं। हमें पता है कि इन्वायरमेंट इतनी महत्वपूर्ण हमारे लिए है, फिर भी हमने इन्वायरमेंट सिर्फ किताबों में लिखी हुई बातों को पढ़ लेते हैं और उसके बाद कभी भी अमल नहीं करते हैं। आए दिन जीव जंतु मर रहे होते हैं, पेड़ पौधे कट रहे होते हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, न सरकार को पड़ती है न आम इंसानों को पड़ती है। सरकार तो राजनीति खेलेगी, आम आदमी जो है 2 रोटी की तलाश में भटकेगी। तो ये ज़िंदगी का एक सच्चाई है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए हम आ गए हैं सेक्शन सी पे। काफ़ी महत्वपूर्ण है सेक्शन सी, जिसमें हम 27 से लेकर 33 तक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। यहाँ पर 27वां क्वेश्चन जो यहाँ पर आया है, देखिए राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा का हमें जो है रासायनिक फार्मूला लिखना है, केमिकल फार्मूला लिखना है। विच वन ऑफ दिस टू इज़ द इंटीग्रेडिएंट ऑफ एंटी एसिड। इसमें से कौन जो है एंटी एसिड का काम करता है। हाउ द एंटी एसिड प्रोवाइड टू रिलीफ इन द स्टमक एचिज, यानी पेट दर्द में कौन से एंटी एसिड जो है हमें अच्छा रिलीफ देता है। देखा जाए तो सबसे पहले केमिकल फार्मूला की बात करें तो बेकिंग सोडा का जो वॉशिंग सोडा का जो फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O, ये वॉशिंग सोडा का होता है साइंस सूत्र, और बेकिंग सोडा का जो होता है NaHCO3। और देखा जाए तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि विच वन ऑफ दिस टू इज़ ऑन इंटीग्रेडिएंट ऑफ एंटी एसिड। तो बेकिंग सोडा प्रोवाइड टू रिलीफ फ्रॉम बेकिंग सोडा इज़ ए इंटीग्रेडिएंट ऑफ एंटी एसिड। बेकिंग सोडा को हम एक इंटीग्रेडिएंट एंटी एसिड के रूप में देखते हैं क्योंकि कई जगह हेल्पफुल होती है। बेकिंग सोडा प्रोवाइड टू रिलीफ फॉर द स्टमक अर्चिस बाय द न्यूट्रलाइजिंग ऑफ द एसिड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सफरिंग। यानी देखा जाए तो ये बेकिंग सोडा जो होता है, ठीक है, बेकिंग सोडा जो होता है हमारे पेट के दर्दों को ख़त्म कर देता है क्योंकि ये न्यूट्रलाइज कर देता है। अगर हम पेट दर्द से ग्रसित है, अगर थोड़ा सा बेकिंग सोडा ले लेते हैं तो इससे जो होता है हमारा बेकिंग सोडा के कारण हम काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। कारण यही होता है कि ये न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी उदासीन कर देता है, जिससे हमें काफ़ी आराम मिलती है। तो ये एंटी एसिड के रूप में होता है। और बेकिंग सोडा आपको पता होना चाहिए कि घरों में जो है यूज़ की जाती है। जब आप पकौड़े बनाते हो तो उसमें जो है थोड़ा बेकिंग सोडा इसलिए डाल देते हो कि आपका पकौड़ा जो है फूला हुआ नज़र आए। जनरल सी बात है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो बेसन को घोल के रख दो, सुबह और शाम में बनाओ तो ऐसे बनेगा। लेकिन आजकल बहुत फास्ट दुनिया है तो बेकिंग सोडा आज जनरली यूज़ हर घरों में होता ही होता है। अगला क्वेश्चन है गिव अ रीज़न फॉर द फ्लोइंग। तो यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दे दिए गए हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि एग्ज़ाम में छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछते हैं और जो बच्चे MCQ करते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। इसलिए त्रिपाण सेंटर ने MCQ का प्रावधान किया हुआ है, तो MCQ ज़रूर देखिए, ज़रूर समझिए।
देखिए यहाँ क्वेश्चन है एलिमेंट कार्बन फ्रॉम अ कंपाउंड मेनली बाय द कोवलेंट बॉन्डिंग। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, डायमंड हैज अ हाईली मेल्टिंग पॉइंट एंड ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए ग्रेफाइट जो होता है एक नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी ये अच्छा जो है विद्युत का चालक होता है। तो क्वेश्चन सारे वही क्वेश्चन है, सिर्फ समझने की जरूरत है। द एलिमेंट कार्बन फ्रॉम अ कंपाउंड मेनली बाय द कोवलेंट बॉन्डिंग। क्या कारण है? कारण ये होता है कि दिस इज बिकॉज कार्बन हैज अ 4 वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन में 4 वैलेंसी होती है। सो द कंप्लीट ऑफ द ऑक्टस कॉन्फ़िगरेशन, और इसको अपनी ऑर्बिटल को कंप्लीट करने के लिए, कक्ष को कंप्लीट करने के लिए ऑक्टस बनाने की जरूरत पड़ती है। इधर इज नीड टू बी गेन 4 मोर इलेक्ट्रॉन और लूज ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। या तो ये 4 गेन करके कर सकता है या 4 लूज करके, यानी 4 दे के और या 4 लेके जो है अपना ये ऑर्बिटल पूरा कर सकता है। इसलिए कार्बन को हम कंपाउंड को मेनली कोवलेंट बॉन्डिंग के द्वारा ही होता है। दूसरी बात है डायमंड हैज़ अ हाईली मेल्टिंग पॉइंट। तो डायमंड जो है हाईली मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? कारण है ये है कि इट इज़ ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। इसकी अच्छी कोवलेंट बॉन्डिंग होती है एंड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। और आपको डायमंड के स्ट्रक्चर देखे भी होंगे, आपके बुक में भी है, काफ़ी कॉम्पैक्ट होती है। तो इसीलिए डायमंड जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है इसकी। अब तीसरा क्वेश्चन देखा जाए तो ये बोल रहा है कि ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखा जाए द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट इज फॉर्मेड बाय द एवरी कार्बन कोवलेंट बॉन्डिंग itself and 3 other carbon atom. The last electron is a very carbon atom is not be bound with any other carbon atom and is a freely two. तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर है। ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट गुड कंडक्टर इसलिए है क्योंकि ग्रेफाइट जो है एक नॉन मेटल होते हुए भी मेटल के रिएक्शन करता है और ये कार्बन से बनी होती है। तो देखा जाए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी स्ट्रक्चर आइसोमर कैन बी ड्रॉ फ्रॉम अ पेंटेज। देखिए पेंटेज के जो है कितने आइसोमर स्ट्रक्चर तैयार किए जा सकते हैं, और ये हमेशा मैं कहता था ना कि एग्जाम के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर पेंटेज के जो है हम 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे आपको देख सकते हो और अपने कॉपी पे भी नोट कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर को काफ़ी फेवरेट रहता है, इसलिए यहाँ पर जो है इस सैम्पल पेपर को मैंने सेलेक्ट किया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी आ गया है। ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमेशा एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। ये नेफ्रॉन का जो है स्ट्रक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो स्ट्रक्चर नेफ्रॉन क्या कहता है? नेफ्रॉन इज़ द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। किडनी के फिल्ट्रेशन यूनिट का काम करता है, यानी छानने का काम करता है। इट कंसिस्ट ऑफ द ट्यूबर्स ऑफ विच इज कनेक्टेड विद द connected duct at the one of end and cup shape structure at the other end of Scully Bowman's capsule। आप देख सकते हो Bowman कैप्सूल जो बनी हुई है इससे कनेक्ट होता है और यहाँ पर जो है छानने का काम होता है। Every Bowman's capsule is contained to cluster of capillaries called to the glomerulus and within the cup as a shaped structure. The blood enter to the glomerulus through the afferent anterior of the renal arteries and the leave it is the through effect or artery। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण छोटा स्टेटमेंट है, आप छोटे स्टेटमेंट को याद कर सकते हो और इसका जो है नेफ्रॉन के डायग्राम का भी प्रैक्टिस कर सकते हो बखूबी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। मैंने जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन करवा रहा हूँ सब महत्वपूर्ण है। मैंने कहा ना अगर जो बच्चों ने इसमें से कर लिया वो पास हो जाएगा। और आपके समक्ष दीपान सेंटर जो है 3 सैम्पल पेपर प्रेजेंट करेगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है। कैन 2 people with the brown eyes have a blue eyes baby explain। देखिए यहाँ पर बोला है कि 2 people जो है ब्राउन आइज के हैं, ठीक है, ब्राउन आइज है उनके, हैव 2 eyes ऑफ बेबी। तो ब्लू आइज बेबी कैसे होगा, किस रीज़न से आपको बताना है। तो 2 people with the brown eyes can have a blue eyes baby but is a chance are only 25%, यानी सिर्फ 25% रहता है कि अगर ब्राउन आइज पीपल है तो उसकी बेबी के जो है ब्लू आइज बने, वो 25% रहता है। एंड प्रोवाइडेड बोथ पेरेंट्स आर हेटेरोगोसिस ऑफ BBs and brown eyes is a color B is a dominant and the blue eyes color of B is। और देखा जाए तो आप यहाँ पर जो है इसके ये भी बना सकते हो डायग्राम। अगर
कैपिटल बी स्मॉल बी करोगे तो इसमें जो है जीनोटाइप्स जो बनेगा रेशो 1:2:1 बनेगा या फिनोटाइप 3:1 का बनेगा। चांसेस रहेंगे लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है इस बेस पे तो आप जो है इस तरह के जीनोटाइप्स रेशो और फिनोटाइप्स बना सकते हो। तो इसमें जो जीनोटाइप्स है 1:2:1 का बन रहा है और फिनोटाइप में 3:1 का बन रहा है। देखिए अगर एक्सप्लेनेशन भी कीजिएगा तो वही बात 25% की बात आएगी। द चाइल्ड हु इज द इनहेरिटेड इज अ क्रोमोसोम इवन फ्रॉम वन ऑफ द पेरेंट्स विल बी अ ब्राउन आइज। द चाइल्ड who is inherit to the B chromosome from both parent will be have to blue eyes, so there is a brown eyes parents to be have to blue eyes of babies only 25%। तो ये डायग्राम से भी शो करोगे तो आपको एग्जामिनर जो है काफ़ी अच्छा मार्क्स इसमें दे सकता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है ऑन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर इन अ साइज इज अ प्लेस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 50 centimeter. As what is distant from the mirror should be a screen be a place ordered to the obtained sharply image. What will be a nature and the size of the image formed? Do a ray diagram of the show the formation of the image in this case. अब यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताई गई है। अब देखिए यहाँ पर f जो है -15 है और -15 हमने इसलिए लिया क्योंकि ये यहाँ पर कॉनकेव मिरर यूज़ किया गया है। कॉनकेव मिरर में फोकस जो होती है यहाँ पर माइनस दी गई है और हाइट जो है 2 सेंटीमीटर का है और वी जो है -30 सेंटीमीटर है। तो अगर हम फार्मूला मिरर की यूज़ करते हैं तो वह 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो जनरल सी बात है वी गेट हमें जो है v हमें पता करना है। तो f जो उधर जाके माइनस में रिप्रेजेंट हो जाएगा तो आप फार्मूला लगा दीजिए और इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका आ जाएगा 30 -30 ही आएगा। ठीक है, v जो है -30 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये आ रहा है कि यहाँ कैलकुलेशन में कुछ तो है क्योंकि हमें यहाँ पर जो है साइज़ ऑफ प्लेस ऑफ 30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो है मिस प्रिंट हुई है तो इस बात को आप ध्यान दीजिए क्योंकि हमें यू निकालना था ना कि वी निकालना था। यहाँ मिस प्रिंटिंग हो रही है, गलती हो रहा है तो इसका टेंशन मत लीजिए। आंसर 30 आएगा लेकिन यू यहाँ पर आएगा, गलत है। ठीक है, थोड़ा सा हो जाता है। सो स्क्रीन शुड बी अ प्लेस ऑफ डिस्टेंस ऑफ 30 ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू द ऑब्टेन। अब इसका हम रे डायग्राम देख लेते हैं क्या है। देखिए दोस्तों बात ये रहता है कि बच्चों को जो चीज़ दिखा दो ना बच्चे उसी चीज़ को लेकर चले जाते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में यही बात दर्शाई गई थी कि गलतियाँ हो रखी है लेकिन सब बच्चे जो है ऐसे ही करते चले जाएंगे। इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर यू प्लेस होगा, वी गलत दिया गया है। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं इसका रे डायग्राम क्या है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि रे डायग्राम भी सिंपल है। सी पे इमेज है तो जनरल सी बात है सी पे जब आप बनाइएगा मिरर में तो सेम ही साइज बनेगा। तो साइन वी इज इक्वल टू एफ यानी 2f इट इज द मीन दैट इज ऑब्जेक्ट इज द प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी ऑफ द कॉनकेव मिरर। द इमेज फॉर्मेट एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर रियल इन्वर्टेड एंड देयर सेम साइज एज अ ऑब्जेक्ट। ये आपने डायग्राम भी बनाया होगा। जब ऑब्जेक्ट सी पे होता है ना तो सी पे ही बनता है। अगर 30 का होगा तो 30 का ही बनेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रहता है। ठीक है, लेकिन आपको लिखना तो पड़ेगा। ठीक है, लेकिन गलतियाँ जो है उसको सुधारना भी ज़रूरी होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए हमारे समक्ष क्वेश्चन आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आधा क्वेश्चन जो था आपको दूसरे पेज पे था जो कि था अ कन्वेक्स लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। इट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड बी ऑब्जेक्ट द प्लेस सो दैट इज अ फॉर्म ऑफ रियल इन्वर्टेड इमेज of 20 centimeter away from to lens. What should be a size of image formed if the object is a 2 centimeter height and with the help of the ray diagram show the formation of the image by the lens is this case। तो क्वेश्चन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान है। यहाँ पर फोकस लेंस जो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर है, वी 20 सेंटीमीटर है, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 2 सेंटीमीटर पॉजिटिव। तो आपको पता है कि हमें जो है यहाँ पर फार्मूला यहाँ पर दिया गया है लेंस का। ठीक है, तो ये जो लेंस का होगा यूजिंग 1/f 1/v माइनस 1/u। तो हमें u निकालना है यहाँ पर। तो u निकालना है तो उसको फार्मूला में अप्लाई कर दीजिए तो इसका 1/20 यानी इसमें भी देखा जाए तो इमेज सेम ही साइज़ का आया है। ठीक है, यहाँ पर शायद आपको लग रहा होगा कि u भी में यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है लेकिन यहाँ पर u निकाला गया है
ये वी जैसा आपको दिख रहा है तो इस कन्फ्यूज मत होइएगा, ये थोड़ा सा रहता है। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो सेम इमेज बन रहा है, तो आखिर कारण क्या हो सकता है? तो दोस्तों इसका कारण ये होगा कि ये भी 2F पे रहेगा। लेंस बेशक ली है लेकिन दोनों क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन थे, लेकिन सिर्फ बात बता दी गई थी कि वो मिरर था और ये लेंस है, इसमें भी हमें सेम साइज ही मिला है। तो ऑब्जेक्ट प्लेस एट 2F एंड इमेज हैज आल्सो फॉर्मेट टू 2F on the other side of the lens, so image will be of the same size of the object as and therefore height of the image will be 2 सेंटीमीटर। यानी देखा जाए जितना सेंटीमीटर यानी सेम ही बनेगा, सिर्फ इसमें जो है प्लस में होगा तो वो जाके माइनस में बनेगा। ये डायग्राम की मैंने प्रैक्टिस भी करवाया था सभी बच्चों को और कहा भी था कि इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ऐसा कंडीशन हमेशा आता है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है, डिफाइन इंड्यूस करेंट। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन में हमसे ये पूछ लिया है, डिफाइन द इंड्यूस ऑफ करेंट। दूसरा में पूछा है, इमेजिन दैट यू आर सिटिंग ऑफ चैम्बर विद योर बैक ऑफ वन बॉल एंड इलेक्ट्रॉन बीम्स मूविंग टू द हॉरिजेंटल फ्रॉम अ बैक वॉल टू द फ्रंट वॉल इज इफेक्टेड बाय द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोनों के दोनों। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए पहले का तो आंसर ये होगा, अ करेंट प्रोड्यूस अ कंडक्टर ड्यू टू द चेंज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास थ्रू द कंडक्टर इज नोन एज द इंड्यूस करेंट। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा का आंसर जो था, द डायरेक्शन ऑफ करेंट इज अ फॉर्म फ्रॉम द फ्रंट वॉल टू बी अ बैक वॉल और बिकॉज नेगेटिवली अ चार्ज इलेक्ट्रॉन आर मूव फ्रॉम बैक वॉल टू बी फ्रंट वॉल। The direction of magnetic force is a rightward, hence using to the Fleming as a left-hand rule. It can be concluded that is the direction of magnetic field inside of chamber is a downward. तो यहाँ पर जो है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल किए गए हैं जिसके कारण जो है ये डाउनवर्ड में जाएगा। तो दोनों के आंसर भी पता है तो आसानी से आप कर सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन समझ सकते हो क्या है। व्हाट इज द ऑन इकोसिस्टम एंड लिस्ट द टू मेन कंपोनेंट। आपको यहाँ पर बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि पारितंत्र क्या होता है और मेन कंपोनेंट बताने हैं इनके कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए पारितंत्र क्या होते हैं। इट इज़ द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। इट इज सेल्फ सब्सटेंस सिस्टम वेयर इज एनर्जी एंड द मैटर इज एक्सचेंज बिटवीन टू द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट। द मेन कंपोनेंट ऑफ सिस्टम आर बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट इज कंप्राइज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बींग्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तब देख सकते हो यहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी बायोटिक जो है वो है प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायोटिक का मतलब होता है दोस्तों जो जीवित होते हैं, ठीक है, जिसमें प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। और बायोटिक के मतलब होते हैं जो मृत्यु होते हैं, जो जिंदा नहीं होते हैं। जैसे कंपोनेंट कंप्रेज एज अ नॉन लिविंग थिंग, जो इन्वायरमेंट, एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल, सनलाइट, इट इज़ अ बायोटिक थिंग हियर। तो आपको देखिए क्वेश्चन अगर यहाँ पर इकोसिस्टम दे दिया है और बायोटिक अबायोटिक के बारे में बता दिया है, तो क्या पता इकोसिस्टम के बारे में ना दे और आपसे कंपोनेंट पूछ ले। तो आपको याद रहना चाहिए कि जैविक अजैविक यानी बायोटिक अबायोटिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ट्रॉपिकल लेवल ऑफ फूड चेन इज लिमिटेड, जस्टिफाई स्टेटमेंट। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ ट्रॉपिकल लेवल्स इज अ फूड चेन इज लिमिटेड, जस्टिफाइड स्टेटमेंट। तो रीज़न यही बताया जा रहा है यहाँ पर कि व्हेन अ ग्रीन प्लांट आर ईटन बाय द प्राइमरी कंज्यूमर। आपको पता होना चाहिए जितने भी पेड़ पौधे होते हैं प्राइमरी सोर्स के रूप में जो है पौधों को खाते हैं। अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी ऑफ लॉस्ट हीट टू द इन्वायरमेंट, some amount goes into the digestion and the doing work of the rest goes through over to growth reproduction. Only 10% energy are received by them to be converted into their body mass and with the available for the organism of next tropical level. अगर आपको क्वेश्चन अधिक समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत आसान है। इसके रिगार्डिंग मैंने 10% के रूल भी बनाए थे वीडियो, वो काफ़ी महत्वपूर्ण थे और मैंने कहा भी था कि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है 10% के रूल। तो कहते हैं 10% जो है एनर्जी जो है अगले जो है लेवल में जाता है, उससे बाकी जो होता है व्यर्थ हो जाती है। द लॉन्गर फूड चेन इज और लीज इन द एनर्जी अवेलेबल टू द फाइनल मेंबर ऑफ द फूड चेन एंड दैट एनर्जी विल बी
इफिशिएंट फॉर देन और सर्वाइव। तो जानना सी बात है कि जितनी सर्वाइव के लिए ज़रूरी होगा उतना ही यूज़ करेगा। 10% रूल यही कहता है कि 10% ही ऊर्जा जो है अगले जीवों में स्थानांतरित होती है। और इसके रिगार्डिंग मेरे बहुत से वीडियो भी थे जिसमें हम 10% के रूल बनाए थे, और आप जाके जो है प्ले लिस्ट में साइंस में आप देख सकते हो 10% के रूल, क्योंकि कक्षा 10वीं साइंस ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा, उसमें सारे रूल रेगुलेशन, सारे क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आगे जो हमारे समक्ष अब आ गया है क्वेश्चन सेक्शन डी आया है, जिसमें हम 34 से लेकर 36 तक लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे जो काफ़ी अच्छे रहेंगे। इसमें यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया है, ऑन एलिमेंट ए अ बॉन्ड विद द golden flame in their air is a react with the another element B atomic number 70 to give a product of C, and the aqueous solution of product of C as a electrolyte give to the component D and the liberate to the hydrogen. Identity to A, B, C and D. Also write down to the equation of the reaction involved. तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर ए वर्न जो हो रहा है गोल्डन फ्लेम के साथ वर्न हो रहा है, और ये फ्लेम इन द एयर के रिएक्ट विद द अनदर इज अ बी एटॉमिक नंबर जिसका 17 है। अब देखिए जिनको एटॉमिक नंबर सब पता होगा वो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, ठीक है। और सी देखिए सी कह रहा है गिव द प्रोडक्ट ऑफ सी एंड एक्वा सोल्यूशन प्रोडक्ट ऑफ सी यूटिलाइज गिव टू द कंपाउंड डी। हमने सारी यहाँ पर जो है बात बता दिया, एंड लिबरेट टू हाइड्रोजन। तो जनरल सी बात है जो एलिमेंट ए जो होगा सोडियम होगा, जो है बॉन्ड विद द गोल्डन फ्लेम, तो गोल्डन फ्लेम के साथ सोडियम ही जलता है, तो ए सोडियम हो जाएगा। एलिमेंट बी जो होगा क्लोरीन हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन के लिए आपको पता है 17 होता है, जिन बच्चों को पता होगा वही आसानी से आंसर दे देंगे, क्लोरीन बताई गई है। प्रोडक्ट सी जो है सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, क्योंकि सोडियम क्लोराइड ही जो होता है ये काफ़ी एक्वस सॉल्यूशन के साथ काम करता है। और कंपाउंड डी जो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एलिमेंट सोडियम इज अ बॉन्ड विद द गोल्डन फ्लेम। अब यही बात यहाँ बता रहा है कि एलिमेंट ए जो होगा सोडियम दैट अ बॉन्ड विद द गोल्डन फ्लेम, एलिमेंट बी इज अ क्लोराइड वाज अ एटॉमिक नंबर 17 एंड सोडियम इज क्लोराइड रिएक्ट विद द सोडियम क्लोराइड विद एन आयनिक कंपाउंड, जैसे Na2Na प्लस Cl 2NaCl बनाएगा, and प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड इज अ NaCl। यूटिलाइज सोडियम क्लोराइड गिवन टू सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर देखिए कंपाउंड जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी तो क्वेश्चन यहाँ मुश्किल नहीं था, सिर्फ आपको याद नहीं था, ये आपके लिए प्रॉब्लम थी। चलिए इसका जो है और पार्ट भी हम देख लें। ठीक है, हमारे समक्ष आ गया है और पार्ट, कहते हैं डिस्कस द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। जनरल से देखा जाए तो जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल नॉन मेटल, यानी धातु अधातु के जो है आपको गुण बताने हैं, फिजिकल गुण यानी भौतिकी गुण को बताने हैं। तो इसके भौतिक गुण यही होंगे, ऑल द मेटल एक्सेप्ट ऑफ मार्करी एक्सिस्ट और सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। मार्करी को छोड़ के जितने भी होते हैं मेटल वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। मेटल हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट रिस्पेक्ट टू द गैलेनियम एंड सेलेनियम विद देयर इज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। सबके सब जो होते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, लेकिन दो एक्सेप्शनल केस है, गैलियम एंड कैल्शियम। जो कैल्शियम जो होती है दो लो मेल्टिंग पॉइंट होती है। दिस टू मेटल विल बी कीप देम टू योर फ्लेम। एंड सेकेंड बोलता है आयोडाइड इज अ नॉन मेटल बट इज द लस्टर्ड। आयोडीन जो होती है नॉन मेटल होता है बट लस्टर होते हैं, ठीक है, यानी नॉन मेटल होने के बाद भी लस्टर्ड होते हैं। एंड कार्बन इज अ नॉन मेटल इज अ कैन एग्जिस्ट टू डिफरेंट फॉर्म, इच इज द कॉल्ड टू एलोटॉप्स। दोस्तों आपको पता होगा ये सारे के सारे जो शब्द हैं एनसीईआरटी किताबों से उठाई गई है ना, एक लाइन से ही दिया गया है मेटल नॉन मेटल के गुण। देखिए तो आसान है ना क्वेश्चन, मैंने भी निशान आपको लगवाया था, याद होगा। तो डायमंड ऑन द एलोटॉप्स कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन एज द वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। एंड ग्रेफाइड अनदर एलोटॉप्स ऑफ कार्बन इज कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी एक्सेप्शनल केस है ग्रेफाइड जो नॉन मेटल होते हुए भी मेटल का कार्य करता है। अल्कलाइन मेटल इज अ लिथियम सोडियम पोटासियम आर द सो सॉफ्ट and that they can be cut in the knife and they have a low density of low melting point. And most non-metal produce acidic oxide then dissolve in water. On one other hand is the most metal give rise to the basic oxide. तो ये सारे जो होंगे हिंदी मीडियम की किताब में भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये मेटल के गुण हैं, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में पूछ लिया गया है, 5 नंबर में है लेकिन 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। पहला है
इंस्टिट्यूट बिटवीन टू द गैमेट एंड जाइगोट के बारे में बताना है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा है व्हाट इज द चेंज टू अब्जॉर्ब इन द यूट्रस सिक्वेंटली इज द इम्प्लांटेशन ऑफ यंग एम्ब्रॉय। एंड तीसरा बोला है व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ मैकेनिकल वेरियर ड्यूरिंग टू द सेक्सुअल एक्ट। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चन जो है 50% आएंगे, क्योंकि मैं ये दावा नहीं करता कि 100% आ जाएगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि 50% इसी में से होंगे। जो बच्चे कर लेंगे समझ लीजिए उसका बेड़ा पार हो जाएगा, और जो सोचते रह जाएंगे उनका कुछ भी नहीं होने वाला है। चलिए वो तो आपकी प्रॉब्लम है, कीजिए चाहे ना कीजिए। आपको तो उन चीज़ों पर ट्रस्ट होती है जहाँ पर ये लिखे होते हैं कि कल पेपर में यही क्वेश्चन आने वाला है, आप कर लीजिए फटाफट, लीक हो गया पेपर, आप उन पे बहुत आकर्षित होते हो। चलिए होइए, कहते हैं जो सच है वो सच है, जो गलत है वो गलत है। तो ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पहला पूछा गया था कि गैमेट एंड जाइगोट में डिफरेंस और रोल क्या है इसमें। तो गैमेट रिप्रेजेंट अ सेक्स सेल्स और जर्म सेल, ठीक है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट जो होती है सेक्स सेल्स एंड जर्म सेल्स जो है प्रोडक्शन करती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गैमेट, मेल एंड फीमेल, ठीक है ना, दो तरह के गैमेट होते हैं, ठीक है, पुरुष और स्त्री गैमेट होती हैं। द जाइगोट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द मेल एंड फीमेल गैमेट आर फ्यूज विद द ईच अदर। जब एक दूसरे से फ्यूज होते हैं तो आपको पता है कि एक नए बच्चे का निर्माण होता है, एक नया गैमेट बनती है। द टू फ्यूजिंग गैमेट पोज और कैरेक्टर ऑफ देयर पेरेंट्स ऑफ द डीएनए। और ये जो फ्यूज होते हैं गैमेट वो पेरेंट्स के ही डीएनए होते हैं, ठीक है ना, डीएनए होते हैं, यानी माता पिता के जो बच्चे होते हैं वो डीएनए होते हैं, यानी आप भी अपने माता पिता के डीएनए ही होगे। फर्टिलाइजेशन वेरिंग टू द कैरेक्टर ऑफ बोथ पेरेंट इनटू द गैमेट सेल। और कैरेक्टर जो मिलेंगे वो पेरेंट्स दोनों के मिलेंगे, ठीक है। जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, इट इज डिवाइडेड फ्रॉम टू द एम्ब्रॉयज विद द सिक्वेंटली ग्रो इन टू बी न्यू इंडिविजुअल। काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि नए इंडिविजुअल जो बनेंगे अपने माता पिता जैसे ही बनेंगे। What change are absorbed to the uterus subsequently implantation of young embryos? The uterine wall or thickness that are richly supplied of blood or special tissues called placenta dissolve or devolve, of which is a connect to the embryo to the uterine wall that is a provided nutrient and oxygen to it. अब प्लेजेंटा का काम जो होता है एम्ब्रॉयज को जो है ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन देता है। अब देखते ही वो बच्चे के जो है नाभि से ही सारे पोषण मिलते हैं, और नाभि जो होता है माँ के साथ ज्वाइंट होता है जिसे हम प्लेजेंटा कहते हैं, और इससे जो है सारा न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन जो है माँ के थ्रू बच्चों को मिलता है और बच्चे का जो है पोषण होता है। तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछ लिया है व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ यूजिंग ऑफ मैकेनिकल वेरियर ऑफ ड्यूरिंग टू द सेक्सुअल एक्ट। अब मैकेनिकल वेरियर का क्या रोल है, चलिए देखते हैं। देखा जाए तो मैकेनिकल वेरियर, देखिए मैकेनिकल वेरियर लाइक अ कॉन्डम प्रिवेंट द स्पर्म फ्रॉम द रीचिंग द एग। यानी जो कॉन्डम होती है, ठीक है, कॉन्डम जो होता है वो जो है स्पर्म को एक तक नहीं पहुंचने देता है। ये जो है केमिकल बैरियर है, वो मैकेनिकल बैरियर है। दस इट इज़ इफेक्टिव द मेथड अवॉइड टू द प्रेगनेंसी। इससे जो है प्रेगनेंसी भी दूर रहती है, प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। इट इज़ ऑल्सो प्रिवेंट टू द ट्रांसमिशन इन्फेक्शन ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट। और इससे जो होता है कई तरह का बीमारी भी जो होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र नहीं होता है। दूसरी बात, अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करें, द फर पॉइंट ऑफ मायोपिया पर्सन इज 80 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ आइज, व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्ट द प्रॉब्लम। अब यहाँ पर हमसे पूछ लिया है मायोपिया के बारे में। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द आइज डिफेक्टेड कॉल टू द मायोपिया एंड, यानी वो जो है निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है। इन दिस इफेक्ट द इमेज इज फॉर्मेट टू फ्रंट ऑफ रेटिना, क्योंकि इसके फ्रंट पे रेटिना पे बन जाता है, यानी इसको रेटिना पर न बन के रेटिना से पहले ही इमेज बन जाता है। हेनेस द कनकेव लेंस इज यूज टू बी करेक्ट दिस डिफ्रेक्शन इल्यूजन। और हम इसके लिए कनकेव लेंस का उपयोग करके जो है इस तरह के डिफ्रेक्शन से दूर हो सकते हैं। अब देखिए हमारे समक्ष जो है 80 सेंटीमीटर दे दिया गया था। द इमेज ऑब्जेक्ट ऑफ इनिशियली शुड बी अ फॉर्म एट द फर पॉइंट ऑफ मायोपिया पर्सन बाय द लेंस देयर इज अ। अब यू के बारे में हमें पता नहीं, इन्फिनिटी बताई गई थी। अब वी जो है 80 सेंटीमीटर है। तो जनरल सी बात यहाँ पर देखा जाए तो यूजिंग ऑफ लेंस फार्मूला, अगर लेंस फार्मूला यूज़ करते हैं, एक तो इन्फिनिटी हमें बताई गई थी तो इन्फिनिटी रखेंगे हम। अब इसको कीजिएगा तो फोकस लेंस भी 80 ही आएगा। तो नेगेटिव साइन शो द रिक्वायर्ड लेंस ऑफ द कनकेव लेंस। पावर ऑफ लेंस देखिए कैसे निकालेंगे। तो पावर ऑफ लेंस निकालने के लिए हम 1/f लेंगे, तो f हमें पता ही कितना है, ठीक है, और इसको जो है हमें मीटर में लेना है। तो मीटर में लेने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 100 से डिवाइड कीजिएगा 80 को,
तो देखा जाए तो यहाँ पर आप काट लीजिएगा, जो मर्जी कीजिए, 0 कट जाएगा और यहाँ पर 4/5 5 हो जाएगा। आप डिवाइड कीजिएगा तो 1.25 डायप्टर आ जाएगा, तो माइनस में आएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला रह जाता है। क्वेश्चन आसान था लेकिन थोड़ा सा इसको थोड़ा विचित्र बना दिया, 80 हमें देके। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन जो है और में आ गया है, अ पर्सन नीड और लेंस ऑफ पावर -5.5 adapter as a corrected his the distance vision or correction or near vision of need to be lens of power plus 1.5 adapter. What is the focal length of the lens required for the correcting to the distance vision and there is a near vision? तो क्वेश्चन यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए फॉर डिस्टेंट वर्ज of visions to 0.18 was meter for near vision of 0.66 मीटर। ये हमारा डिस्टेंस विजन है और नियर विजन है जो जनरली है। द पावर P इज द फोकल लेंथ F इज गिवन बाय द रिलेशन P इज इक्वल टू 1/F। पावर ऑफ द लेंस यूजिंग द करेक्ट और डिस्टेंस विजन 5.5 माइनस का D जगह यूज़ किया गया है। तो चलिए इसी पर कैलकुलेशन करते हैं। अगर आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो F इज इक्वल टू 1/-5.5, तो इसको डिवाइड कीजिए तो 0.181 मीटर आ जाएगा बहुत ही आसानी से। द फोकल लेंस इज द करेक्ट डिस्टेंस ऑफ 0.01 मीटर से हम इसको करेक्शन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था पावर ऑफ द लेंस यूज टू द करेक्शन ऑफ नियर विजन प्लस 1.5 डायप्टर। तो ये काफ़ी महत्व। तो देखिए इसके लिए जो है फोकल लेंस द रिक्वायर्ड लेंस इज F इज इक्वल टू 1/P। तो F इज इक्वल टू 1/P, तो 1.5 दिया हुआ था, तो प्लस में 0.66 मीटर का हमें डिस्टेंस आ जाती है। तो बहुत इजी है, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज द करेक्शन ऑफ नियर बाय विजन ऑफ 0.06 मीटर। काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं हमारा जो है ई सेक्शन पे आप बात करेंगे, ठीक है। ई सेक्शन जो होगा थोड़ा सा अलग टाइप रहेगा, यहाँ केस बेस्ड स्टडी होगा और डाटा बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो केस स्टडी तो आपको पता ही काफ़ी आता है और डाटा बेस्ड भी होंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। 2 से 3 शॉर्ट सब रहेंगे एंड चूज अ प्रोवाइड टू द वन ऑफ दिस सब पार्ट। तो चलिए इसको अच्छे से हम एनालाइज करके देखें। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर है, बैक्टीरिया फॉलो द असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कॉल्ड टू बाइनरी फ्यूजन। अ सिंगल बैक्टीरिया डिवाइडेड इनटू द डॉटर सेल देयर इज अ आइडेंटिकल ऑफ parent cell as well as the each other and replication of DNA within the parents bacterium make a mark of the beginning of the fusions and eventually cell is ignited to form the two daughter cell. The diagram shows below and the process beneficial bacteria। यहाँ पर आप बेनिफिशियल ऑफ बैक्टीरिया को दिखाया गया है जो आप यहाँ पर पिक्चर में बखूबी देख सकते हैं। अब देखिए हमसे ये जो है डायग्राम दे के कुछ स्टेटमेंट दे के हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया गया है। पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द मल्टी फ्यूजन। तो मल्टी फ्यूजन अगर आपको याद होगा तो आसानी से आप बता दोगे। द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ सेल इनटू द सर्वल सेल ड्यूरिंग टू द रिप्रोडक्शन इज द प्लाज्मोडियम इज द टर्म ऑफ मल्टी फ्यूजन। तो इसका आंसर देखिए कितना आसानी से होगा, अगर पता होगा तो देना आसान होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, प्लनेरिया इज वर्म इज अ कट हॉरिजॉन्टल इन देयर मिडल into two fells P and Q such that is a part a P contains the was the head of the worm. Another is a planaria is worm to the cut of vertically into the two heavy R S is the such as they are that both of cut of piece R and S contain half or head each. Which of the cut of piece of the two planaria worm could generate to form of the complete respective worms। यानी देखा जाए तो इसमें डायरेक्टली आंसर है PQR एंड द S सारे बनेंगे, जनरल सी बात है। अगला क्वेश्चन पूछ लिया है गिव द रीजन फॉर द रैपिडली स्प्रेडिंग ऑफ ब्रेड म्यूट ऑन द लाइस ऑफ ब्रेड। अब इसको पता होगा क्वेश्चन तब ना आंसर दीजिएगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर यही है द रैपिडली स्प्रेड ऑफ ब्रेड म्यूट्स ऑन द स्लाइस ऑफ ब्रेड अकर ड्यू टू द फ्लोइंग रीजन। पहला रीजन तो ये होगा प्रेजेंस लार्ज नंबर ऑफ स्पोर इन, ठीक है, ये तो ये इसमें स्पोर प्रेजेंट होगा। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट। तो जनरल सी बात है, अगर जिन बच्चों को पता होगा तो ये आसानी से कर सकते हैं। अगर तीसरा देखिए क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया है सी में, इसके जगह पर ही व्हाट इज़ अ बाइनरी फ्यूजन। व्हाट इज़ अ बाइनरी फ्यूजन क्या होती है। बैक्टीरिया फॉलो द सक्सेसफुल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कॉल्ड ऑफ बाइनरी फ्यूजन एंड अ सिंगल बैक्टीरियम डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल एंड देयर इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल एज वेल एज द ईच अदर। यानी पेरेंट सेल से काफ़ी मिलते जुलते होते हैं। तो अगर काट दीजिएगा तो जनरल सी बात है ये नए इंडिविजुअल बन जाएगा। अब देखिए 28वां जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको केस स्टडी है, एक आपको पूरा स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा फिर उसका आंसर देना पड़ेगा।
देखिए यहाँ स्टेटमेंट है, अ कंपाउंड कॉन्टेक्ट ऑक्सीजन आर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ फील्ड ऑफ केमिस्ट्री बिकॉज ऑक्सीजन इज अ हाईली रिएक्टिव, इट इज द मोस्ट ऑफ found in a compound. Oxygen react rapidly with the group 1 element. All the alkaline metal oxidize from to basic solution. When dissolved in the water and principal combustion product in the most stable product with the respect to be obtained. From example of carefully control of there is a oxidized M2O and there is M present of alkaline metal and can form it with the another alkaline metal within there but react with oxygen from to metal oxide and redox reaction occur. और यहाँ डायग्राम भी शो किया गया है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे से स्टेटमेंट को बढ़ा दिया गया है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ना टाइम नहीं होगा। आप लोग ये भी शिकायत करते हो कि वीडियो बहुत बड़ी होती है। दोस्तों कहते हैं ना, जहाँ समझाया जाता है ना वह वीडियो बड़ी हो ही जाती है, लेकिन आजकल के बच्चों को ना शॉर्ट चाहिए, 1-2 मिनट का जैसे ट्रिक चाहिए, तो वो यहाँ पर नहीं है। चलिए इसको आगे हम क्वेश्चन आंसर के रूप में देखें। अब देखिए इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन है नेम द मेटल विच डू नॉट बी रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इवन एट अ हाई टेम्परेचर। अब जो बच्चों को पता होगा कि कौन जो है हाई टेम्परेचर पर मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो इसका साधारण आंसर है सिल्वर और गोल्ड। चांदी और सोना जो है ऑक्सीजन के उपस्थिति में कभी भी हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करती, ठीक है, इसलिए सोना चांदी का बहुत कीमत होती है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये साधारण क्वेश्चन था, अगर आप स्टेटमेंट नहीं भी पढ़ते ना, अगर आपको इसका नॉलेज होता तो बहुत ही आसानी से जो है इसका आंसर दे सकते थे कि नेम द मेटल विच डू नॉट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। तो इसका आंसर है सिल्वर एंड गोल्ड आर द मेटल विच डू नॉट बी रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इवन हाई टेम्परेचर। दूसरा क्वेश्चन भी आसान है, कोई खास नहीं है। देखिए व्हाट हैपन व्हेन टू द कॉपर मेटल इज हीटेड इन एयर। अगर कॉपर वायर को अगर आप जलाते हो, हीट करते हो, तो क्या होता है। जब हम कॉपर वायर को जलाते हैं तो कॉपर तो कभी नहीं जलती है, ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन उसके जो कोटिंग होती है वो कोटिंग जल जाता है, और जिसके कारण जो है हमें कॉपर वायर ब्लैक नज़र आती है। अगर आपने कहीं कबाड़ी के क्षेत्र में गए होगे तो वहाँ पर देखोगे कबाड़ी वाले जो होते हैं वो कॉपर को जलाते रहते हैं, उसके जो है ऊपर के प्लास्टिक को हटाने के लिए वो जला देते हैं, और उसमें देखिएगा तो सारे के सारे काला नज़र आने लग जाता है। तो यही बात यहाँ पर हुआ है, कॉपर डज नॉट बी बॉन्ड बट इट इज़ अ कोटेड विद द ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड। और तीसरा क्वेश्चन देखिए आसान है, नेम द 2 मेटल ऑक्साइड विच आर द सोलेबल इन वाटर। अब देखिए कौन कौन जो है सोलेबल वाटर है, वाटर के साथ कौन कौन से मेटल जो है सोलेबल है। तो सोडियम ऑक्साइड एंड पोटाशियम ऑक्साइड आर द 2 मेटल ऑक्साइड विच आर सोलेबल इन वाटर। तो आपको ये याद होना चाहिए कि सोडियम ऑक्साइड और पोटाशियम ऑक्साइड जो होते हैं, जो 2 मेटल हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं। अब जिन बच्चों को पता होगा कि सोडियम ऑक्साइड और पोटाशियम ऑक्साइड पानी में घुलनशील है वही लिख पाएंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर एग्जामिनर मुश्किल नहीं पूछता है, आप लोग नहीं पढ़ते हो ये मुश्किल है, और मुझे पता अगर ये जो बच्चे ने अच्छे से कर लिया पेपर उनका बेड़ा पार हो ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो है सी की जगह दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, नेम द मेटल वॉज द सरफेस आर कवर विद द थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड एट द ऑर्डिनरी टेम्परेचर। अब जिसको पता होगा किसको हम जो है कवर करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक आर देयर मेटल वॉज द सरफेस आर कवर विद द थिन लेयर ऑफ द ऑक्साइड ऑर्डिनरी टेम्परेचर। तो ये क्वेश्चन भी कोई मुश्किल नहीं था, आसान था, सिर्फ समझने की ज़रूरत है और आपको इसको करने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन देखिए 29वां जो है, a magnetic field will be expect force of single moving charge so that it will be also expect to the force on current with a collector moving charge. The force experienced by the wire of length L and carrying a current I in the magnetic field B is given by the force of a current carrying to the F is equal to VIL sin A. अब इसी के अंदर क्वेश्चन हमसे पूछ लिया है कि what will be a magnitude of the force on the current carrying conductor if the flow of the electrical current is parallel to the magnetic field। तो इसका आंसर है द magnitude of the force on the current carrying a conductor if the flow of electrical current is parallel to the magnetic field will be 0। तो 0 ही होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा 0 ही होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया है, एज पर मेकस फ्राइडे नेम ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंडिकेटिंग बाय द 4 फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब। अगर आपको पता होगा मैक्सवेल फ्राइडे का रूल रेगुलेशन, तो इसका आंसर आप बहुत ही आसानी से दे दोगे। एज पर मैकल्स फ्राइडे द डायरेक्शन ऑफ द इंडिकेट द 4 फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थम्स आर मैग्नेटिक फील्ड
देखिए, फोर फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है, मिडिल फिंगर जो होती है करंट को दर्शाता है, और आपका थंब जो होती है फोर्स को दर्शाता है। अब जिन बच्चों ने रूल रेगुलेशन पढ़े होंगे, जिन्होंने डायग्राम देखा होगा, उनको आसानी से याद होगा, और जिन्होंने नहीं किया होगा उनके लिए मुश्किल है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए बी के अंतर्गत ये ऑप्शन आपसे पूछ लिया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सप्रेशन बाय द करेंट कैरिंग कंडक्टर विल बी लार्ज वेन। अब हमसे पूछ लिया कितने लार्ज होंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सप्रेस्ड बाय द करेंट कैरिंग अ कंडक्टर विल बी लार्जेस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करेंट इज अ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए ये पेपर के मैंने पूरा सोल्यूशन किया है, सारे आंसर भी आपको दर्शाए हैं। तो ये पेपर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों सोचना नहीं है, जितना हो सके इसको जो है करना। जो बच्चे कर लेंगे विश्वास है वो पास हो जाएंगे। मैं 3 सैम्पल पेपर रिलीज़ करूँगा, तीनों को जो है अगर जिन बच्चों ने कर लिया अब भी, तो सोचिए कि उनका जो है फरवरी में जो एग्ज़ाम होने वाला है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम इनका क्लियर हो जाएगा और आसानी से वो पास हो जाएंगे। और जो नहीं करेंगे, वही बात होता है ना कि सामने खाना पड़ा हुआ है, खाने में हमें तकलीफ़ हो रही है। तो आप देखिए इसको खाइए, चाहे नहीं समझिए, ये आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन जो मैंने वादा किया था कि शेयर इज़ केयरिंग, मैं हमेशा आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा। जो भी मुझे अच्छा से अच्छा रहेगा वो मैं हमेशा करूंगा। आप चाहे वीडियो को शेयर कीजिए चाहे ना कीजिए, ये आपकी प्रॉब्लम है। अगर आप दूसरे बच्चे को जब मदद करना चाहते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, अपने व्हाट्सएप एड्रेस पे लगाइए, जिससे दूसरे बच्चे तक वीडियो पहुंच जाए, वो भी जो है अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम को कर सके। सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर बहुत कुछ है। यहाँ पर कक्षा 6वीं से लेके MA तक के बच्चों के लिए बहुत कुछ है। आप प्ले लिस्ट में इसका सबूत भी जाकर देख सकते हो। बहुत कुछ है जहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, वो भी काम का चीज़ मिलेगा। यहाँ फर्जी बातें होती नहीं है।